आज अपन पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर एक या एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो होती है केमिकल रिएक्शन। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय ए फिजिकल मेथड, और इसको फिजिकल मेथड के द्वारा इनिशियल स्टेट या रिवर्स नहीं किया जा सकता या इनिशियल स्टेट में नहीं लाया जा सकता। अब फिजिकल मेथड क्या होता है? यहाँ पे नाम है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड वो मेथड होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं या छू सकते हैं। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़े हैं फिजिकल मेथड, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये होते हैं फिजिकल मेथड। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट होती है अपनी। सेकंड है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, जैसे ब्लू टू ब्लैक या ग्रीन या रेड येलो जो भी है। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, ज्यादातर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर या तो डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज होता है। और रूम टेम्परेचर होता है अपना 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन। फोर्थ है अपना इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। अब इसके बाद आता है अपना केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, अपना जो भोजन पचता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। सेकंड है रेस्पिरेशन, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि जितने भी मानव है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सब क्या है? और डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये पहले क्या होती है, वन या मोर सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसको अपन फिजिकल मेथड के द्वारा वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्या अपन जो नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, कर्ड होता है, उससे वापस मिल्क बना सकते हैं? नो। सो अपन कह सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय ए फिजिकल मेथड। अभी अपन ने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें वन और मोर सब्सटेंस मिलके क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। अब जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फाइनल सब्सटेंस या जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स। वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। अभी मैंने प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी जो न्यू सब्सटेंस जो बना था उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 का अपन ने एग्जांपल लिया है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को अपन एयर के प्रेजेंस में, एयर को अपन लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि जो बर्न होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में, तो अपन को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक रासायनिक समीकरण। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको अपन रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या शो कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व, जिसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जिसके अंदर सिंबल्स होते हैं सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के सिंबल्स होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी मैंने बताया फिजिकल स्टेट अपनी 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक और होती है अपनी जिसको अपन बोलते हैं एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन की एक्वेशन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन होता है, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसके अंदर
गुलाबा होता है या जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब अपन अपनी इक्वेशंस पे आते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, यानी ये अपना जो मैग्नीशियम रिबन था उसको अपन ने बर्न किया। बर्न किसके साथ में किया? एयर के प्रेजेंस में, तो अपन ने लिखा एयर। और जब इनकी दो रिएक्शन हुई तो अपने पास प्रोडक्ट के रूप में आया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसके बाद में लिखा है विथ मेंशन ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट मैग्नीशियम जो रिबन है उसको अपन सॉलिड, जो एयर थी उसको अपन गैस, और जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये है सॉलिड। हमेशा इसको इनके सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। सॉलिड, सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से और एक्वस को AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन आई इस पे थोड़ा सा ध्यान दे या गौर करें तो अपन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मोलिकुलर है, यहाँ पे 1 मोलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अपन देखें तो अपनी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 mg करेंगे। 2 mg किया तो इधर भी 2 mg कर देते हैं। अब इधर देखते हैं कि इधर भी 2 mg है, इधर भी 2 mg है, इधर O2 है, इधर 2O है, यानी कि अपनी इक्वेशन बैलेंस है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट भी ये करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। केमिकल अभी जैसे अपन ने Mg+O2 वाली रिएक्शन को बैलेंस किया तो अब अपन इसको बैलेंस करेंगे। Fe फेरस या आयरन, H2 वाटर और Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि स्टेट लिखते हैं। Fe क्या है? सॉलिड, H2 लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस। अब इसको अपन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से इसके अंदर, फेरस आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया। अपन ने इधर एलिमेंट लिख दी। अब उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितने और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में फेरस का 1 एलिमेंट है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट है। अब अपन चले जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में फेरस के 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट है। अब वैसे तो इसको बैलेंस करने की कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, तो अपन क्या करते हैं इसको ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। ट्रायल मेथड के लिए क्या करेंगे कि अपन वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इधर 1 है और इधर 3 है। 3 के लिए जब अपन रिएक्टेंट में 3 चाहिए, प्रोडक्ट में 3 आ रहे तो रिएक्टेंट में भी 3 चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं इधर 3 रख देते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 1 into 3। अब इधर भी 3 हो गए, उधर भी 3 हो गए, यानी कि अपना Fe का एक बार के लिए ये बैलेंस। अब H2 पे चलते हैं। इधर H के 2 है, उधर भी 2 है। अब O के इधर 1 है, इधर 4 है, तो O के लिए अपन क्या करेंगे इधर 4H2 करेंगे, 4H2 करते ही कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में, 4 to 8 हाइड्रोजन हो गए अपने पास, 2 into 4। ऑक्सीजन हो गए 1 into 4। अब इधर भी चाहिए, ऑक्सीजन तो पहले से ही 4 है, इनका ऑक्सीजन बैलेंस। अब इसके लिए क्या करना है, हाइड्रोजन अपने पास इधर 2 है और इधर चाहिए 8, तो 4 into 8। इस तरीके से अपन किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब अपन बात आती है कि अपन ने इतनी मेहनत क्यों की, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अपन ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि
मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई मैटर उत्पन्न हो सकता है, ना ही कोई मैटर नष्ट हो सकता है। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में मैटर था उतना का उतना मैटर अपन को प्रोडक्ट साइड में मिलना चाहिए, या अपन ऐसा कह सकते हैं सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं केमिकल रिएक्शन में वो सारे के सारे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला पॉइंट टाइप आता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी कोई अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, तो मिनिमम 2 सब्सटेंस तो उसके लिए होना ही जरूरी है, क्योंकि सिंगल तो किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। जैसे अपन ने लिया A और उसके साथ में लिया B। किसी भी अभिक्रिया में जब योग होता है या जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं हमें उनको प्लस के साइन से ही दर्शाते हैं, और जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको पहले अपन एरो लगाते हैं और बनाता है इधर AB। इसको अपन एग्जांपल से सुनते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना या कोयले का दहन। कार्बन है जो एक सॉलिड पदार्थ है, प्लस O2 ऑक्सीजन है गैस, ये मिलके बनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है गैस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपना फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना H2 गैस ली प्लस O2 गैस। H2 और O2 दोनों गैस मिलके क्या बनाते हैं, H2O लिक्विड बनाते हैं जो क्या है वाटर है। अब ये भी आप इक्वेशन देख रहे होंगे कि बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस ठीक इसी तरीके से कर सकते हैं। इधर H2 2 है, इधर O2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे इधर 2 लगाते हैं अपन, 2H2, तो इधर भी 2 लगाते हैं। अब क्या हुआ 2H2 ये बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, क्योंकि H2 हो गए 4, H हो गए 4 और O हो गए 2। इस तरीके से अपन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई वन कंपाउंड स्प्लिट हो गए, यानी कि टूट के या बिखर के 2 और मोर सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपना एलिमेंट था, कोई एलिमेंट A, ये टूट के B और C में कन्वर्ट हो गया, ये नेक्स्ट D में भी कन्वर्ट हो सकता है, 2 और मोर। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड होता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by heating, थर्मल मीन्स होता है हीटिंग, तो जो डिकम्पोजिशन हीटिंग की प्रेजेंस में किया जाता है उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और जो भी प्रोसेस होता है या जो भी डिकम्पोजिशन होता है उसको अपन एरो के ऊपर लिख देते हैं। जैसे अपना CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, जब अपन इसको हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये जब सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस निकल जाती है साथ में। इसके बाद रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे नाम से ये भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब कोई
डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किया जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब अपन H2O लिक्विड को लेते हैं तो ये टूट के H2 और O2 दो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस या हीटिंग सनलाइट की प्रेजेंस में। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल है अपने पास AgCl Ag प्लस Cl2, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और यहाँ पे भी विशेष ध्यान रखना सॉलिड है। यहाँ पे Cl2 गैस के रूप में नहीं है, सॉलिड के रूप में है। जो AgCl ये जो इक्वेशन है ये फोटोग्राफी में काम में ली जाती है, क्योंकि जो अपना आजकल तो क्या है मोबाइल वगैरह से फोटोग्राफी करते हैं, जो अपना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी था उसमें जो AgCl का जो सॉल्यूशन होता था उसमें फोटोग्राफी की जाती थी। नेक्स्ट टाइप आता अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its solution। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर लेस रिएक्टिव कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ उसकी जगह से हटा देता है। जैसे एक धनवान व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को उसके घर से हटा देता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, Fe फेरस को सॉलिड स्टेट में लेके CuSO4 जो एक एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इन दोनों को अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो जो फेरस है ये सल्फेट के साथ में आ जाता है, जबकि कॉपर यहाँ से बाहर निकल के सॉलिड स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion, mutual exchange of ion, यानी कि दोनों ही अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे between two compounds, दो compounds के बीच में। जैसे अपन ने रिएक्शन ली Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। जब इनके रिएक्शन करवाते हैं तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। एक बार मैं इनका नाम लिख देता हूं, सोडियम सल्फेट। अब देखना सोडियम सल्फेट, सोडियम का सोडियम गया यहां से यहां पर, जबकि सल्फेट कहाँ है इसका, सल्फेट यहाँ पे। ऐसे ही बेरियम का बेरियम गया यहाँ पे और क्लोराइड का गया यहाँ से यहाँ पर। तो इस तरीके से सोडियम सल्फेट से बना बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड से बना सोडियम क्लोराइड, यानी दोनों ने ही अपने म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन कर लिया। दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात है फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन होता है उपचयन और रिडक्शन होता है अपचयन। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, वो कहलाती है उपचयन
अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। या तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इसमें होता है एडिशन ऑक्सीजन का, और इसमें होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इसमें होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से ये जस्ट अपोजिट होती है, ये उपचयन होती है और ये अपचयन होती है। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, Cu+O, यानी जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसको ये क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से नीचे वाले में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होगी, रिडक्शन। इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन जब नीचे वाले रिएक्शन को अपन गौर से देखें तो इसमें नजर आ रहा है अपन को कि जो कॉपर ऑक्साइड था उसके साथ में नेक्स्ट साइड में जाते ही ये कॉपर अकेला हो गया, यानी कि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गया है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऐड हो गया। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ हुई है। तो इस रिएक्शन को, ऐसे वाले रिएक्शन को, जब ऐसी रिएक्शन होती है टेम्परेचर पे, रिएक्शन कहाँ होती है, टेम्परेचर पे, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। या तो दोनों को साथ में या इन दोनों को रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट है। सबसे पहला है कोरोजन, क्षरण। व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, etc. for some time a large layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode। यानी जब किसी मेटल को सम टाइम के लिए मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड के साथ छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसके कारण मेटल वीकन्स द मेटल, मेटल कमजोर हो जाती है और उस मेटल को क्या कहते हैं, कोरोड मेटल। यानी कि सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, वाटर, सम टाइम के लिए जब इनके साथ रख दिया जाता है तो मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसके कारण मेटल कमजोर हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, और उस मेटल को क्या कहते हैं, कोरोड मेटल। जैसे एग्जांपल्स आप जानते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी पे ब्लैक लेयर और कॉपर पे, तांबा पे ग्रीन लेयर। आपने बेसिकली यह तो देखी होगी, जब आप कोई रिंग पहनते हो चांदी की तो कुछ समय के बाद, कुछ समय ब्राउन और थोड़े समय बाद वो ब्लैक हो जाती है। ये होता है किसके कारण, रस्टिंग के कारण। ठीक इसी तरीके से जो चांदी के बर्तन, जो तांबे के बर्तन होते हैं वो भी ग्रीन कलर के हो जाते हैं। उसके बाद है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, यानी गंदी गंध। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी कि जब वसा या तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसके अंदर जो गंध है वो बहुत गंदी गंध आने लग जाती है, जिसे कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। क्योंकि गंदी गंध है इसलिए उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, जिसके कारण भोजन के अंदर बैड गंध, बुरी गंध या बुरा स्वाद आने लग जाता है। जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनको इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फूड पैकेट्स के अंदर
भरी जाती है, जिससे उनको जिनसे उनको रिएंसिबिलिटी से बचाया जा सके या विकृत गंधिता से बचाया जा सके। फिर भी आपने कई बार महसूस किया होगा कि जो लंबे समय तक चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें गंध आने लग जाती है लंबे समय तक रहने के बाद। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अपन ने टेम्परेचर के आधार पर और पढ़नी है कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच heat is released along with formation of product called exothermic reaction। वो अभिक्रिया है जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ क्या करती है, रिलीज करती है, क्या, हीट। ऐसी अभिक्रिया है जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हीट उत्पन्न करती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अपने पास एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ले जलती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, साथ में वाटर, हाँ वाटर छोड़ती है जो किसकी गैस की फॉर्म में होता है, और साथ में अपन को मिलती है हीट। इसके बाद एंडोथर्मिक, ये इसका जस्ट उल्टा है। इसके अंदर अपन को क्या मिलती है, हीट मिलती है, जबकि इसके अंदर अपन को हीट पहले देनी पड़ती है। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी ये किसकी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी। ये जो अपन हीट देते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं और इसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल है 2FeSO4। जब इसको उष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट इस सल्फेट में चेंज हो जाता है, सल्फाइड और सल्फेट में चेंज हो जाता है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लास 10 चैप्टर 5 क्लोज। थैंक यू।